आज के इस एनालिसिस में हम गुप्त साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के इस एनालिसिस का जो फोकस पॉइंट होगा वो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। आज की इस एनालिसिस में हम चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इस एनालिसिस के थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे, स्टैंडर्ड बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे, यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का क्या अप्रोच होता है, क्या एंगल होता है, आप उसे सीख पाएंगे। साथ ही साथ आप ये जान पाएंगे कि जो भी सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हैं उन सोर्स में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहां पे आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है और कहां पे आपको कम समय देने की जरूरत है। यानी आप अपने समय को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। क्वेश्चन 12, कालिदास किसके शासन काल में थे? कालिदास 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 किसके शासन काल में थे? तो इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल से संबंध रखते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में थे। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किस एंगल पे पूछा गया है? ये क्वेश्चन चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उस एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन के पूछने का क्या एंगल है? ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उस एंगल से क्वेश्चन पूछा गया है। और मल्टीपल टाइम इस नवरत्न पर स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आईएएस एग्जाम 1993 में भी इस एंगल पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे ये क्वेश्चन पूछने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है। क्वेश्चन यहां से बनेगा यूपीएससी एग्जाम के लिए भी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी। अब हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से एक कालिदास थे जो क्या थे? कवि थे। आप ये भी ध्यान रखिए जो नवरत्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न है आपको जानना कौन कौन है। इसके साथ ही साथ आपको यह जानना है कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो जो कालिदास है, ये जो कालिदास है ये क्या है? कवि है। धन्वंतरी, धन्वंतरी क्या है? चिकित्सक है। धन्वंतरी क्या है? चिकित्सक है। धन्वंतरी क्या है? चिकित्सक है। किसके चिकित्सक है? आयुर्वेद के। छप्पड़क क्या है? ज्योतिष है। छप्पड़क क्या है? ज्योतिष है। अमर सिंह क्या है? कोषकार। अमर सिंह क्या है? कोषकार। अभी यूपीएससी एग्जाम 2020 में भी इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। अमर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। मैच जो एक क्वेश्चन पूछने का प्रीलिम्स एग्जाम में एंगल होता है मैच द फॉलोइंग, उस पॉइंट में एक क्वेश्चन था अमर सिंह था। अमर सिंह किससे रिलेटेड है? कोषकार से संबंध रखते हैं। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक है और एक किससे संबंध रखते हैं? कोषकार से। शंख, शंख क्या है? वास्तुकार है। बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर। घटक पर क्या थे? महान कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ। वराह मिहिर, वराह मिहिर क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। वराह मिहिर क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। वरुच क्या थे? ये व्याकरण से संबंध रखते थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न रहते थे ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है, एक इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप इससे अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। इसको अपने दिमाग में अच्छी तरीके से बैठा लें, ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन पूछने का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईएएस एग्जाम 1993 में पूछा गया है इससे रिलेटेड है। निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद से संबंध नहीं रखता? इसके आंसर में चरक, सुश्रुत, भास्कराचार्य, धन्वंतरी। तो इसका जो आंसर होगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य
इसका जो आंसर होगा भास्कराचार्य, भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंध नहीं रखते हैं। भास्कराचार्य, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंध नहीं रखते हैं। तो क्योंकि इसमें जो चरक है, चरक के बारे में हमने आपको मरणोत्तर काल के एनालिसिस में बताया था। चरक, जो चरक है और जो सुश्रुत है, ये दोनों आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। चरक और सुश्रुत ये दोनों आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। और अभी आपने देखा धन्वंतरी, धन्वंतरी के बारे में आपने देखा कि धन्वंतरी भी चिकित्सक है, धन्वंतरी भी चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। यानी इस क्वेश्चन को टैकल करने का क्या तरीका, अगर आपको पता है, अगर आपको एनसीईआरटी लेवल का कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये दिया गया है कि चरक सुश्रुत, चरक सुश्रुत ये आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। और अभी आपने जस्ट देखा है कि धन्वंतरी भी चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद से, धन्वंतरी चिकित्सक हैं जो आयुर्वेद से संबंध रखते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा, भास्कराचार्य, भास्कराचार्य आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं रखते। भास्कराचार्य आयुर्वेद से संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, यहां पे जो भी फैक्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो भी फैक्ट आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जिस भी फैक्ट का मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उसको मैं एनसीईआरटी की बुक के थ्रू आउट कर रहा हूं। यहाँ पे जो भी फैक्ट मैं आपको जो फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ये सभी एनसीईआरटी के सोर्स के थ्रू आउट है। एनसीईआरटी के सोर्स को यूटिलाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11 की ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अभी आपने देखा कि ये जो दो क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं आईएएस एग्जाम 1993 में और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, नॉर्थ पे दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, और भी क्वेश्चन नॉर्थ पे स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए। और अभी आपने आपको बताया कि ये यूपीएससी एग्जाम 2020 में भी इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन था, इस अमर सिंह को लेकर के यूपीएससी एग्जाम 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कोर एरिया है क्वेश्चन बनने का, इंपॉर्टेंट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली की प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस शासक से संबंधित है? दिल्ली की, क्वेश्चंस को आप ध्यान सुनिएगा, दिल्ली की प्रसिद्ध लौह स्तंभ, दिल्ली की प्रसिद्ध लौह स्तंभ किस शासक से संबंध रखता है? इसका जो आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली की लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। कैसे? तो यहां पे आपको देखिए, आपको बताया यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गौरव गाथा है, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गौरव गाथा, ये जो फैक्ट है, ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है। ये ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर इससे ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गौरव गाथा है, वो हमें कहां से पता चलती है? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट का लौह स्तंभ। दिल्ली चंद्रगुप्त द्वितीय की गौरव गाथा, चंद्रगुप्त द्वितीय की जो गौरव गाथा है, ये इससे हमें कहां से कैसे पता चलती है? दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट का लौह स्तंभ। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट का जो लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की गौरव गाथा का वर्णन करता है। दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट का जो लौह स्तंभ है, दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट का जो लौह स्तंभ है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय की गौरव गाथा का वर्णन करता है। तो ये फैक्ट भी एनसीईआरटी की बुक का फैक्ट है। और अभी यहाँ पे जो ये आंसर हमने आपको बताया चरक सुश्रुत, ये जो दो पॉइंट आंसर के अंदर डाला गया, ये भी एनसीईआरटी की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये पॉइंट भी एनसीईआरटी के लेवल का है। तो आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जो एनसीईआरटी के फैक्ट होते हैं, जो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चीनी यात्री फारयान किसके शासनकाल में भारत में आया? चीनी यात्री फारयान क्या है? चीनी यात्री
चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री फाहियान, फाहियान किसके शासनकाल में आया भारत में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन था चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। फाहियान जो एक चीनी यात्री था, इसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो एक एंगल ये जो सीखने को मिल रहा है कि जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मिडिल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बाहर से, विदेश से, जो बाहर की कंट्री से, दूसरे देश से इंडिया में आ रहा है, तो जब वो इंडिया में आ रहा है तो किसकी टाइमलाइन में आ रहा है, किस शासक के टाइमलाइन में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन पूछने का एंगल है, कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत में आता है? तो आपने कहा कि इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आता है। ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। प्रत्येक वर्ष स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, इस एंगल पे प्रत्येक वर्ष आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष आपको इस एंगल पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट एंगल है। तो अब आपको क्या सीखने को मिल रहा है? आपको यह सीखने को मिल रहा है कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ रहे हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो इन तीनों सोर्स से आपको क्या करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो शासक है उसकी एक टाइमलाइन है, जो भी शासक होगा उसकी एक टाइमलाइन है। उस शासक के टाइमलाइन में कौन सा व्यक्ति बाहर से दूसरे देश से भारत की यात्रा कर रहा है, बाहर से दूसरे देश से उस शासक के समय में कौन सा व्यक्ति है जो संबंध रखता है, यानी उस शासक जिस भी भारत में एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिल हिस्ट्री के अंदर, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जो भी शासक शासन कर रहे हैं, उस शासक के अंतर्गत, उस शासक के टाइमलाइन में कौन सा व्यक्ति विदेश से भारत की यात्रा कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का, आप इसको दिमाग में बैठा लें। जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, इस एंगल पे जो भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं उसको आप दिमाग में बैठाएं और इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको भी आप शॉर्ट नोट्स में रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है। प्रत्येक वर्ष आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उदयगिरी अभिलेख किससे संबंध रखता है? उदयगिरी अभिलेख किससे संबंध रखता है? उदयगिरी अभिलेख किससे संबंध रखता है? उदयगिरी अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उदयगिरी अभिलेख को संरक्षण दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उदयगिरी अभिलेख को संरक्षण दिया, जो किस राज्य में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। उदयगिरी अभिलेख किस राज्य में लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जो एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी से जो हमने कलेक्ट किया है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और फैक्ट है। तो एक्स्ट्रा में अगर हम देखें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की। किसके रूप में? शक शासकों पर विजय के रूप में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक शासकों पर विजय प्राप्त की, तब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जब शक शासकों पर विजय प्राप्त की तो इसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया। शक शासक, अगर हम शक शासकों की बात करेंगे, शक शासक कौन थे? इसके बारे में आपको इससे पहले कई बार इससे पहले वाले एनालिसिस में आपको बता दिया है। जब भी शक आया हमने आपको शक के बारे में बताया है। मरणोत्तर काल के अंतर्गत हमने आपको शक के बारे में बताया है। तो शक जो थे, एक बार आप फिर से इनके बारे में बेसिक पॉइंट जान लें।
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया से, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया के कई राजवंश उत्तर पश्चिम भारत में आए। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मध्य एशिया के कई राजवंश उत्तर पश्चिम भारत में आए। उनमें से शक एक थे, उनमें से शक एक थे। इनका जो क्षेत्र है, इनका जो क्षेत्र था क्या था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी दक्कन। इन शक शासकों का जो क्षेत्र था, इन शक शासकों का जो क्षेत्र था वो क्या था? अफगानिस्तान, 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 पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब, अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी दक्कन। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड एनसीईआरटी लेवल का, और एनसीईआरटी लेवल के फैक्ट है। गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। किस शासक के शासनकाल में, किस शासक के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा? इस एंगल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे कि किस शासक के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने शासन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या रणनीति अपनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति अपनाई? वैवाहिक संबंधों के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा। यह भी क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट एंगल है कि किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार करने की रणनीति को अपनाया? चंद्रगुप्त द्वितीय या गुप्त साम्राज्य के शासक। गुप्त साम्राज्य के शासकों में, गुप्त साम्राज्य के शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार से किया, वाकाटक राजकुमार से किया जो एक ब्राह्मण जाति का था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजकुमार से किया जो एक ब्राह्मण जाति का था। ये जो वाकाटक राजकुमार है मध्य भारत पर शासन करता था, ये जो वाकाटक राजकुमार है ये मध्य भारत पर शासन करता था। इसमें पश्चिमी मालवा का क्षेत्र आता है। ये जो वाकाटक राजकुमार है ये मध्य भारत पर शासन करता था। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह इस वाकाटक राजकुमार से किया जो मध्य भारत पर शासन करता था, इसका फायदा क्या हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका क्या फायदा मिलता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को इसका क्या फायदा मिलता है? इसका फायदा ये होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश और गुजरात पर क्या हो जाता है? कब्जा हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का पश्चिमी मालवा और गुजरात पर क्या होता है? कब्जा हो जाता है। पश्चिमी मालवा और गुजरात पर क्या होता है? कब्जा हो जाता है।